हेलो सभी को नमस्ते। जैसे कि अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही हैं, उसमें अपने टॉपिक चल रहा था संकरण की अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। संकरण के बाद में आज हम चर्चा करेंगे आगे वाला टॉपिक अपना VSEPR थ्योरी, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ये नियम, किसने दिया था और क्या इसके यूजेज है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, पूरा नाम इसका है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। देखिए, पहले नाम से ही थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, संयोजकता कोष के बारे में। और संयोजकता कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके बीच में जो भी प्रतिकर्षण होता है उनका सिद्धांत है। ये सिद्धांत दिया था दो वैज्ञानिक थे, इसने दिया, दो वैज्ञानिक थे, एक तो गिलेस्पी और एक वैज्ञानिक थे नाइन। इस नियम का प्रतिपादन इन दो वैज्ञानिकों ने किया था। मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इलेक्ट्रॉन युग्म कौन कौन से हो सकते हैं, बंदी युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दोनों ही प्रकार के युग्म हो सकते हैं ना। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। इसके बारे में देखेंगे क्या था नियम, गिलेस्पी और नाइन ने दिया था। इसके बारे में चर्चा होती है संयोजकता कोष में बंदी युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये नियम किसी भी अणु की आकृति के बारे में, किसके बारे में बताएगा, यह नियम, यह सिद्धांत किसी भी अणु की आकृति के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताएगा, यह सिद्धांत किसी भी अणु की आकृति के बारे में बताएगा कि उसकी आकृति कैसे है। मेन ये चीज है कि इस सिद्धांत के आधार पर यह है कि कोई भी अणु है उसकी आकृति कैसी होगी, है ना। अब कोई भी अणु है उसमें लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर भी, और ये भी हो सकता है कि लोन पेयर नहीं होते सारे बॉन्ड पेयर ही। तो ये नियम बताता है कि किसी भी अणु में तो केंद्रीय परमाणु होगा, तो केंद्रीय परमाणु के चारों जो बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर है उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि उस अणु में उस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, या फिर सारे बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, प्रतिकर्षण कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अणु लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन युग्म, ये और बताता है कि इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, प्रतिकर्षण क्या होना चाहिए, चाहे लोन पेयर है चाहे बॉन्ड पेयर है, जो भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम होना चाहिए। प्रतिकर्षण कम से कम होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होने से उस अणु की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी।
ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऊर्जा जब कम होती है, कौन सी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे ऊर्जा कम होगी स्थायित्व क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। और हम जो भी केमिस्ट्री में जो भी जितने भी यौगिक पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, उसमें सभी यौगिक अणु या परमाणु क्या चाहता है, अपना स्थायित्व चाहता है। क्लियर हो गई? तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है, सबसे पहले तो ये दो वैज्ञानिकों ने दिया था, ये किसके बारे में बताता है, अणु की आकृति के बारे में बताता है कि अणु की आकृति कैसी होती है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। उसी प्रकार से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट होगा, और जिस प्रकार से अरेंजमेंट होगा उसकी आकृति वैसी होगी। अभी हम देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसे कैसे होगा जिससे कि क्या हो, उसमें प्रतिकर्षण कम हो। जैसे अरेंजमेंट होगा उसकी आकृति के बारे में पता चल जाएगा, भी लोन पेयर का होना चाहिए, बॉन्ड पेयर का होना चाहिए, जिससे कि प्रतिकर्षण कम हो। वही उसी में क्या करेगा, अणु एग्जिस्ट करेगा, और उस अणु की आकृति वैसी हो जाएगी जिसमें क्या है, अणु के बीच अणु के जो बंदी युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण कम से कम होना चाहिए। मेन चीज तो ये है, प्रतिकर्षण कम होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, इससे जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रकृति में जितने भी अणु परमाणु यौगिक है वो क्या चाहते हैं, इस तत्व में रहना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इस थ्योरी में 5 नियम पढ़ेंगे। 5 नियमों में हमें पता चल जाएगा कि किसी की अणु की आकृति कैसी होनी चाहिए, जिससे कि उसमें बंदी युग्म में प्रतिकर्षण को क्या हो, कम से कम हो, और जिससे कि ऊर्जा कम हो जाए उसकी, और उसका स्थायित्व बढ़ जाए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले नियम की ओर। पहला नियम क्या है इसमें, उसके बारे में पहले देखेंगे। पहला नियम नियम 5 नियम है, उसमें पहला नियम यह है, पहला नियम यह है कि यदि कोई भी अणु है आपका, उसके चारों जो भी अपने परमाणु जुड़े हुए हैं, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो परमाणु जुड़े हुए हैं, उनमें सारे के सारे क्या हो, जो भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सारे के सारे क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। लोन पेयर नहीं होके सारे के सारे क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। तो आकृति कैसी होगी, इस नियम के बारे में ये दिया गया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में केवल कौन से हैं, बॉन्ड पेयर ही है, तो उसकी आकृति कैसी होगी, नियमित आकृति होगी, जिसको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, संग्रहण के आधार पर नियमित आकृति होगी, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके आधार पर, संग्रहण के आधार पर, है ना। तो किसी भी परमाणु में केवल यदि बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है ना, लोन पेयर नहीं है, तो उस अणु की आकृति कैसी होगी, नियमित होगी। ठीक है, और वो किस पर निर्भर करेगी, वो आकृति उसके बंदी युग्म पर उसकी आकृति निर्भर करेगी। किसी अणु में कोई भी अणु है, उसमें केंद्रीय परमाणु केवल बंदी युग्म में ही उपस्थित है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अणु की आकृति नियमित आकृति होती है। नियमित आकृति का मतलब, इसका जो हम पहचान करेंगे आकृति की, किसके आधार पर करेंगे, संग्रहण के आधार पर।
आकृति की पहचान। ये है आपके पहला नियम। संकरण के आधार पर कैसे करेंगे? देखो हमने संकरण में पढ़ा है, संकरण में पढ़ा है कि यदि संकरण कैसा है आपके sp है तो आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। sp2 है तो आकृति कैसी होती है? समतलीय। त्रिकोणीय होती है। यदि संकरण sp3 है तो आकृति चतुष्फलकीय होती है। और संकरण sp3d है तो आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होती है। और संकरण अपना sp3d2 है तो आकृति आपके अष्टफलकीय होती है। और आकृति sp3d3 है तो आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडल। ठीक है, तो पहला नियम क्या हो गया कि कोई भी अणु है उसमें सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, उसमें एक भी आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है तो अणु की आकृति कैसी होगी? नियमित आकृति होगी। और नियमित आकृति की पहचान हम किसके अनुसार करेंगे? संकरण के आधार पर हम क्या कर लेंगे? उसकी नियमित आकृति की पहचान कर लेंगे। जैसे कि हमने संकरण में पढ़ा ही है कि संकरण sp होता है तो आकृति रेखीय होती है, संकरण sp2 होता है तो समतलीय त्रिकोणीय होती है, संकरण आपके sp3 है तो चतुष्फलकीय होते हैं, sp3d संकरण होने पर आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होती है, संकरण sp3d2 होने पर आपकी आकृति अष्टफलकीय होती है, और संकरण आपके sp3d3 होने पर आपके अणु की आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडल होती है। तो यदि सारे आपके बॉन्ड पेयर आ जाए, लोन पेयर एक भी नहीं है तो उस स्थिति में अणु की आकृति कैसी होगी? आपके नियमित आकृति होगी। जिस प्रकार से हमने संकरण में देखा है उसके आधार पर ही हम आकृति की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने CH4 लिखा, CH4 है, संकरण होता है इसमें sp3। अब इसमें देखना है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या सारे सारे नहीं है। तो इसमें क्या है? सारे क्या होते हैं? सारे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो सारे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसका संकरण देख लेंगे तो संकरण के आधार पर इसकी आकृति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके पहला नियम। नियम नंबर आपके क्या हो गया? प्रथम नियम हो गया। दूसरे नियम में हम देखते हैं कि दूसरे नियम में क्या देखना है। दूसरा नियम हम देखेंगे, दूसरे नियम में क्या देखना है देखते हैं। दूसरे नियम में हम देखेंगे कि देखो नियम नंबर 2 दूसरा नियम। अब देखो पहले नियम में दिया था केवल कौन से थे? बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर उपस्थित नहीं थे। दूसरा देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा आपको मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि आपके मैंने लिखे हैं 3 एग्जांपल लिख लेता हूँ, CH4 का, NH3 का और H2O का। अब पहले तो देखो इसमें क्या निकालना है? बॉन्ड पेयर निकालना है और लोन पेयर निकालना है। बंद युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बंद युग्म के नाम से स्पष्ट है कि बंद बनाने में जो इलेक्ट्रॉन युग्म काम आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा? बंद युग्म हो जाएगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो बंद बनाने में जो प्रयोग में नहीं आ रहा है ऐसा इलेक्ट्रॉनों का युग्म क्या कहलाएगा? तुम्हारे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखते हैं अपन तो कैसे निकालना है कि बंद युग्म कौन से है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन से है। CH4 में केंद्रीय परमाणु CH कार्बन है और 4 जुड़े हुए हैं अपने हाइड्रोजन। तो संकरण में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? n का मान। और n का मान क्या था? मैंने उस समय बताया था बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर था। तो अब देखना n का मान जितना आता है
उतने यदि उसके साथ अणु जुड़े हुए हैं, जितना बंद n का मान आता है उतने यदि उसके साथ परमाणु जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएंगे, वो सारे हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन कि n का मान आता है CH+, देखो इसके लिए n का मान कितना आता है, n का मान आता है इसके लिए 4 आता है, और 4 इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, परमाणु जुड़े हैं, मतलब 4 ये बंद बना रहा है। तो 4 कौन सा हो गया आपके, बॉन्ड पेयर हो गया। तो 4 कौन सा हो गया, बॉन्ड पेयर। इसमें क्या होगा, लॉन पेयर कितना होगा, 0 होगा। अब NH3 में बात करते हैं। NH3 के लिए n का मान हमने क्या निकाला था, n का मान ऐसे तो निकाला था, केंद्रीय परमाणु के लिए संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 3 साथ में जुड़े हुए और नीचे 2। ये जो आता है ये आपके क्या आ गया, आपके n का मान आ गया। अब देखो जब n का मान 4 आया, 4 आ गया, तो n 4 क्या थे, बंद युग्म भी थे और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी थे। तो हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए, इसका मतलब बंद युग्म कितने हैं इसमें, 3 ही, क्योंकि 3 बंदों का निर्माण हो रहा है। जैसे ये रहा, एक बंद ये बना, एक बंद ये बना और एक बंद ये बना, तो ये हो गया, जैसे ये समझ लो, ये हो गया, ये हो गया। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बाद में बात करें, पहले बंद युग्म की बात करें। तो एक बंद युग्म तो ये हो गया, एक बंद युग्म, एक बंद युग्म ये, लेकिन टोटल तो बंद युग्म अपने कितना आए, 4 आए थे ना। अपने इलेक्ट्रॉन युग्म कितने थे, 4 थे। n क्या था, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी थी, 4। तो 4 में से 3 तो क्या है, बंद युग्म, ठीक है। तो एक बच गया ना, वो क्या हो जाएगा आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 और 1। और डायरेक्ट समझना चाहो तो क्या करना है, सबसे पहले n का मान निकाल देना है, उसमें से यहाँ जुड़े हुए वो देख लेना है, माइनस कर देना है, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लॉन पेयर। अब देखो H2O में देखते हैं, H2O के लिए n का मान वही कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन केंद्र परमाणु ऑक्सीजन है, तो 6, 2 जुड़े हुए हैं, 2 तो कितने हो गए, 8/2। तो n का मान कितना है, 4। अब n का मान क्या प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 है। अब H2O की संरचना देखो ऐसे होती है ना, तो ये दोनों तो क्या हो गए, बंद युग्म। तो 4 में से 4 क्या थे आपके इलेक्ट्रॉन युग्म, उनमें से 2 तो हो गए बंद युग्म, जो बचे हुए वो क्या हो जाएंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो 2 तो होंगे बंद युग्म और 2 होंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। ये हो गई आपके किसी भी अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और किसी भी अणु में बंद युग्म कैसे निकालना है वो तरीका। क्या करना है, सीधा n का मान निकालना है। n क्या था, आपने संकरण के आधार पर हमने निकाला था। n किसको प्रदर्शित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्मों को। तो जितने बंद बना रहे हैं वो तो हो जाएंगे आपके बंद युग्म। उसके अलावा भी यदि n के मान बच जाते हैं वो सारे क्या हो जाते, किसमें चले जाएंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों में, ठीक है। तो ऐसे देखना है इसको। तो दूसरा नियम आपके यही है, बंद युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो पहले नियम में ये था कि केवल और केवल कौन से थे, बॉन्ड पेयर थे। अब ये नियम, दूसरा नियम ये है कि यदि किसी अणु में बंद युग्म भी है, यदि अणु के केंद्रीय परमाणु के पास बंद युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों उपस्थित हो, तो क्या हो जाएगी, अब आकृति कैसी हो जाएगी, उसमें तो नियमित थी, अब आकृति कैसी हो जाएगी, तो अणु की आकृति अनियमित हो जाती है। अनियमित कहते हैं या विकृत कहते हैं। यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु में क्या है, बंद युग्म भी है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, तो दोनों उपस्थित हो तो क्या होगा, अणु की आकृति कैसे हो जाती है, अनियमित या विकृत हो जाती है, ठीक है। अनियमित कैसे हो जाएगी कि भाई संकरण, सबसे पहले उसमें संकरण देखेंगे, संकरण के आधार पर उसमें आकृति नहीं होगी, कैसी होगी, अनियमित हो जाएगी आकृति, है ना। अब इसकी आकृति को क्या संकरण के आधार पर नहीं देखना है। पहला नियम क्या बता रहा था कि आकृति कैसी होगी,
नियमित होगी यदि सारे सारे क्या थे बॉन्ड पेयर। दूसरा नियम यह है यदि बॉन्ड पेयर भी है अणु में और लोन पेयर ही है, दोनों ही है, तो अणु की आकृति अब संकरण के आधार पर हमें नहीं आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अणु की आकृति अब अलग हो जाएगी, आकृति कैसी हो जाएगी, अनियमित या विकृत हो जाएगी। तो इसमें यह पढ़ना है। जैसे कि अपन देखते हैं कैसे होती है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि भाई 3 एग्जांपल लिए थे, कोई लेते हैं CH4 NH3 और H2O, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर लिख लूं और एक लोन पेयर लिख लूं और हम लिखेंगे आकृति लिखेंगे, ठीक है। अब देखो CH4 में n का मान कितना आ रहा है CH4 के लिए, सबसे पहले CH4 की बात करें तो CH4 के लिए n का मान कितना आएगा, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 4 ही बंध बन रहे हैं, तो 4 एक 4 क्या हो गए आपके बंध युग्म हो गए नहीं हो गए, 4 को 4 क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, लोन पेयर हो गया 0। ऐसे स्थिति में आकृति कैसी होती है, नियमित होती है। तो जब संकरण इधर लिख लेते हैं संकरण, या फिर इधर संकरण लिख लो, संकरण और क्या लिखेंगे आकृति। तो संकरण क्या था इसमें sp3 था, आकृति इसकी कैसी होगी चतुष्फल की होगी। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम सॉरी दूसरा एग्जांपल क्या है, ये तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल NH3 की हम बात करें तो n का मान कितना आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन आप देखिए कितने बंध युग्म कितने हैं 3, अभी हमने समझा था ये उदाहरण। तो बंध युग्म कितने हैं आपके 3, जब 4 में से 3 बंध युग्म है तो एक क्या हो जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। संकलन तो इसमें sp3 होगा। अब देखो इसमें भी संकरण sp3, इसमें भी संकरण sp3, तो हम सोचते हैं ना कि चतुष्फल की आकृति, चतुष्फल की आकृति नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया, आकृति चतुष्फल की नहीं, यहाँ पर कैसी हो गई अब अनियमित हो गई। अनियमित होकर इसकी आकृति हो जाती है पिरामिडल हो जाती है। कैसी हो जाती है पिरामिडल। देखो इस नियम के आधार पर जब आकृति की बात करेंगे ना तो लोन पेयर को हम आकृति में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे चतुष्फल की आकृति थी, ये था हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इन चारों को कंसीडर कर रहे थे आकृति में, तभी तो ये चतुष्फल की आकृति हुई थी, है ना। पिरामिड में देखो कैसे होगी, ये होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के नीचे हाइड्रोजन 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 और एक होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको आकृति में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आकृति में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, केवल किसको करना है बॉन्ड पेयर को। तो आकृति देखो कैसी हो जाएगी, अब इसकी पिरामिडल हो जाएगी। बात करते हैं H2O की। H2O के लिए n का मान कितना होगा, वही 4 होगा। अब 4 में से 2 तो जुड़े हुए हैं तो बंध युग्म कितने हो जाएंगे 2, और तो 2 बच गए, 4 है ना n का मान, तो जो 2 बच गए वो क्या हो जाएंगे आपके लोन पेयर हो जाएंगे। संकरण इसमें भी क्या होता है sp3 होता है, लेकिन आकृति इसकी कैसी होती है V शेप कह दो, V शेप या बैंड आकृति कह सकते हैं। कैसी होती है देखो, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन और 2 तो क्या हो गए आपके बंधी युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म, और 2 क्या हो गए आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही एकाकी अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आया तो उसकी आकृति कैसी होगी आपके अनियमित। यही तो नियम है, मेन नियम यही तो है कि अणु की आकृति, अणु के जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनमें जो प्रतिकर्षण हैं कम से कम हो। इस प्रकार से बंधी युग्मों और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच क्या होना चाहिए आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिससे इन दोनों युग्मों के बीच में आकर्षण क्या प्रतिकर्षण क्या हो कम से कम होगा प्रतिकर्षण, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है ज्यादा होती है। ये नियम यही बताता है। दूसरे नियम में एक बात और ध्यान रखनी, देखा ना आपने अणु की आकृति कैसे हो रही है अलग अलग हो रही है। दूसरे नियम में एक चीज मेन चीज ये याद रखना है कि यहाँ पे देखो पहले वाले नियम में तो बॉन्ड पेयर ही थे तो रिपल्सन भी
प्रतिकर्षण भी बंद युग्म और बंद युग्मों के बीच में ही हो रहा था। दूसरा नियम ये बताता है कि प्रतिकर्षण, इसमें देखो अब लॉन पेयर भी आ गया और बॉन्ड पेयर भी आ गए, तो प्रतिकर्षण किसमें सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा लॉन पेयर और लॉन पेयर के। लॉन पेयर जो प्रतिकर्षण है वो सबसे अधिक होगा। लॉन पेयर प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इनके बीच में प्रतिकर्षण इससे थोड़ा कम होगा, और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। ठीक है, अब देखिए यही तो हो रहा है यहाँ पे। देखो बंद युग्म थे, अब इसमें यदि बंद कोण की हम बात करें, देखो इसमें बंद कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट। इसमें बंद कोण का मान होता है 107 डिग्री। इसमें बंद कोण का मान होता है 104 डिग्री और 5। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा कि संकीर्ण बल वो है, लेकिन फिर भी बंद कोण का मान क्या हो रहा है? लगातार घटता जा रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे था 109, 107 और 104। तो यहाँ पे क्या है? केवल बंदी युग्म ही थे। तो सबसे कम प्रतिकर्षण कौन सा था? अपने बंदी युग्मों के बीच में था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया तो प्रतिकर्षण बढ़ गया, क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पे आप देखो बंदी युग्म और बंदी युग्म के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म और बंदी युग्म दोनों के बीच में प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रतिकर्षण बढ़ गया। तो जैसे ही प्रतिकर्षण बढ़ गया तो प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण क्या होगा? लॉन पेयर का मान क्या हो गया? ये बंद कोण का मान क्या हो गया? कम हो गया। सॉरी, प्रतिकर्षण यहाँ पे क्या हो गया? ये बढ़ गया। प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या हो गया कि बंद कोण का मान कम करता गया, क्योंकि यहाँ से प्रतिकर्षण होगा तो जो पहले फैले हुए थे बंद कोण वो क्या हो जाएंगे? थोड़े संकुचित हो जाएंगे। इसमें भी देखो अब H2 में क्या है? दो लॉन पेयर है, और लॉन पेयर प्रतिकर्षण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण बंद और भी ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, इसलिए बंद कोण का मान और भी। ठीक है, धन्यवाद। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके 3 नियम, जो भी बच गए 3 नियम उनके बारे में। थैंक यू।